हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम लुसेंट का सामान्य ज्ञान का इतिहास बता रहे हैं, जिसमें एक एक शब्दों का हम इसमें जिक्र कर रहे हैं और एक एक शब्द पर हम बातें कर रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से याद हो सके। ठीक है, हमें दोस्तों पिछले वीडियो में हम बताए थे यूनानी लेखक के संबंध में, ठीक है, जिसमें 9 दिया गया था यूनानी लेखक। अब हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक। पर हमको लग रहा है कि दोस्तों शायद पिछले वीडियो में मैंने ये मेगास्थनी के बारे में पूरा नहीं बताया था, थोड़ा सा छूट गया था, है ना। तो हम पहले उसको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग चीनी लेखक यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको समझा दें दोस्तों कि जो यूनानी लेखक की बात है, यूनानी लेखक, ठीक है, जो 4 नंबर था यूनानी लेखक के बारे में, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों ये क्या कह रहा था कि ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक जिसका नाम था इंडिका। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और मौर्य युग समाज, ये क्या बताता है ये पुस्तक कि मौर्य युग, ठीक है, मौर्य युग समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी ये देता है। ठीक है, ये पुस्तक। तो मौर्य के संस्कृति कैसा था, उसका समाज कैसा था, है ना, मौर्य युग के समय का, ये इंडिका में ही मिलता है, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ है। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी लेखक था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक के बारे में, है ना। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं, चूँकि छूट गया था तो मैंने बताया। अब आइए यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों, आइए आप समझते हैं दोस्तों कि पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद में एक एक करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं पहले। चीनी लेखक, देखिए चीनी लेखक में फर्स्ट दिया है इसमें, देखिए लुसेंट आपको 4 चीनी लेखक का बारे में जिक्र किया है। पहला है इसमें फाहियान। देखिए यह कह रहा है कि यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की है। ठीक है, चलिए तीसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों, घबराना नहीं है, पढ़कर फिर समझाएंगे, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्मों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, इसमें जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। चलिए नोट में दिया, उसको पढ़ देता है। नोट में दिया कि हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है चौथा, उसको पढ़ देते हैं। चौथा जो है यहाँ पर उसको पढ़ते हैं। देखिए ये चौथा जो है यहाँ पर दे रखा है, इति सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो दोस्तों हम पहले ये 4 लेखकों को, चीनी लेखकों को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे, फिर हम लोग आगे चलकर अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य लेखक, इसको एक ही साथ ही कवर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब समझने का प्रयास किया जाए और एक एक प्रश्न का आप लोग उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, जय। चलिए दोस्तों, तो इसमें रहा पहला जो है चीनी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक, देखिए चीनी लेखक के बारे में जिक्र कर रहे हैं दोस्तों। आज यही चलेगा हम लोग को 4 चीनी लेखक के बारे में ही पढ़ना है। कौन से, कितने, कौन से नहीं, कितने, 4 चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझना है और याद भी करने का प्रयास करना है। ठीक है, पहला है फाहियान। दोस्तों किसके बारे में पढ़ेंगे? फाहियान के बारे में। ठीक है, पहला चीनी लेखक फाहियान। पूछा जाए फाहियान कौन सा लेखक था, आंसर हो जाएगा चीनी लेखक। ठीक है, पहला फाहियान कौन सा लेखक है, कहाँ का लेखक? चीनी लेखक। बात खत्म।
यह चीनी यात्री गुप्त नरेश, देखो यह चीनी यात्री है जो कि गुप्त नरेश माने कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, पूछा जाए फाहियान किसके दरबार में आया था, तो जवाब क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पहला काम खत्म। दूसरा बात, इन्होंने क्या किया था कि मध्य प्रदेश के समाज, ठीक है, पूछा जाए किस राज्य की बात क्या कर रहा है ये, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश के समाज और किसके बात कर रहा है ये, संस्कृति के बात। ठीक है, पूछा जाए फाहियान जो चीनी लेखक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में ये क्या किया है, जिक्र किया है, वर्णन किया है। ठीक है, याद हो गया होगा। ये क्या किया था फाहियान कि मध्य प्रदेश की जो जनता थी ना, मध्य प्रदेश की जनता को ये क्या बोला कि सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है, सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है, समृद्ध बताया। ध्यान रखना कि फाहियान ने क्या किया कि मध्य प्रदेश के तो जिक्र किया था, समाज के और संस्कृति के, मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जिक्र किया था, और वहाँ की जो जनता थी ना, उन जनता को सुखी बताया और समृद्ध भी बताया। ठीक है, 14 वर्ष तक ही भारत में रहा है। ठीक है, फाहियान जो है, पूछा जाए भारत में कितने वर्षों तक ठहरा था, तो 14 वर्षों तक। ठीक है, क्लियर हो गई। तो देखिए फ्लुसेंट इतना ही बात किया है, आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, चले दूसरा जो है, दूसरा चीनी लेखक है संयुगन। ठीक है, दूसरा जो है चीनी लेखक का नाम क्या है, संयुगन। चलिए इस पर चर्चा कर लें दोस्तों। अब तो लगता है कि कुछ ना कुछ आपको कुछ राहत मिल रही होगी, अगर मिल रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ये कह रहा है कि संयुगन यह 518 में भारत आया। संयुगन जो था चीनी यात्री ही था, चीनी लेखक ही है, और ये 518 ईस्वी की बात कर रहा है। ठीक है, ईस्वी की बात, भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा में ये यात्रा किया था। कितने वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष यात्रा किया था, ये 3 वर्ष यात्रा किया था, और उसी में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, बौद्ध, ठीक है, धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3 वर्ष यात्रा किया और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ज्ञान था इन्होंने एकत्रित कर लिया। ठीक है, तो संयुगन में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है कि ये 518 इसमें भारत आया था, 3 वर्ष यात्रा किया और बौद्ध धर्म से जो भी ज्ञान मिला था उसको ये इन्होंने एकत्रित किया था। ठीक है, चलिए तीसरा जो है ना, तीसरा वो बता रहे ह्वेनसांग। दोस्तों ये समझना है, ह्वेनसांग की बात करें, चीनी यात्री। आइए इसके विषय में हम लोग थोड़ा पढ़ें। ह्वेनसांग ये क्या कहता है, चीनी यात्री। ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। पहला इससे प्रश्न याद रखिएगा कि ह्वेनसांग किसके शासन में भारत आया, तो जवाब होगा ह से ह्वेन, ह से हर्षवर्धन। ठीक है, ह से ह्वेन, ह से हर्षवर्धन, यानी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह क्या है, 629 ईस्वी में चीन से, कितना ईस्वी बता रहे हैं, 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। मैंने चीन से चला था 629 ईस्वी में, प्रस्थान किया था वहाँ से, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुँचा। देखो चीन से चला 629 में, 1 वर्ष यात्रा किया और भारत पहुँचा, पर भारत में कहाँ पहुँचा, कपिसा। ध्यान रखिएगा, कपिसा पहुँचता है। ह्वेनसांग किसके शासन में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 में वो चीन से चलना प्रारंभ किया था, 1 वर्ष उसको यात्रा लगा और 1 वर्ष में वो भारत पहुंचा, पर भारत के किस जगह पर पहुंचा, कपिसा में पहुंचा। क्लियर बात होगी, कपिसा में पहुंचा। ये भारत में 15 वर्ष तक ठहरा था। ठीक है, कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक ये रुका हुआ था, भारत में ठहरा था। ठहर कर 645 में चीन लौट गया। 645 में क्या हुआ, 45 में चीन लौटा। चला था 629 में, 15 वर्ष रुक कर 645 में चला, 1 साल तो यात्रा में लगा था इसको, चीन लौट गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा देखते हैं इसमें क्या कहा कि यह ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग बिहार में नालंदा जिला,
बिहार में कहाँ पहुँचता है, नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने। ये चला जाता है अपना अध्ययन करना। बिहार में नालंदा जो है जिला, उसी नालंदा जिला में नालंदा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करने आता था। भारत से बौद्ध ग्रंथों की एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। देखो ह्वेनसांग का मेन लक्ष्य भारत आने का क्या था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इसको अध्ययन करना। ठीक है, समझ गए होंगे कि पढ़ने के लिए आया था, अध्ययन करने के लिए आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। और वहाँ बौद्ध ग्रंथों को क्या करने को, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए ही आया था। उद्देश्य था एक तो अध्ययन करना, दूसरा काम कि बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर चीन लौट जाना। ठीक है, इसका मेन काम था, इसलिए आया था। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए ह्वेनसांग में ही और बातें थोड़ा आप लोग को बता दें दोस्तों। यहाँ बताते हैं, चूँकि उधर दिख नहीं रहा होगा तो हम ऊपर यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, ह्वेनसांग के बारे में देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं बताने को किस लिए आया था। चल मालूम चल गया, अध्ययन करने के लिए आया, नालंदा यूनिवर्सिटी में चला गया था, अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके वो चीन लौटने के उद्देश्य से आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सिंकी नाम से प्रसिद्ध है। जितना ये भ्रमण किया था उसके वृत्तांत को, जितना भ्रमण किया था ना उस वृत्तांत को रखा गया है सियूकी। ठीक है, सियूकी नाम से प्रसिद्ध किया गया। ठीक है, सियूकी नाम से प्रसिद्ध किया गया, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। बताओ, ये 138 देशों का विवरण है इसमें। सियूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। ह्वेनसांग की बात समझ में आ गई। 138 देशों का क्या होगा, विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसी में सियूकी जो है इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने क्या किया कि हर्षकालीन, जो ह्वेनसांग था ना, हर्षकालीन समाज, इसमें हर्षकालीन समाज के बारे में, धर्म के बारे में तथा राजनीति के बारे में, ठीक है, राजनीति के बारे में ये वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग कहता है कि सिंध के राजा कौन था, ये देखिए ये भी आई, सिंध के राजा शूद्र था। सिंध के राजा कौन था, शूद्र, ह्वेनसांग के अनुसार। ठीक है, ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग देखिए किसकी पूजा किया था, ध्यान रखेंगे, बुद्ध की प्रतिमा का पूजा किया था। फिर उसके बाद सूर्य के। ठीक है, तो बुद्ध के साथ साथ यहाँ पर है सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। यानी कहने का अर्थ है बुद्ध देवता का, शंकर भगवान का, सूर्य का, है ना, इस सब का पूजा किया था इन्होंने। ठीक है, नोट में जो बात बताया है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय, दोस्तों इसको मिटा दें, हालांकि चूंकि यहाँ पर बताते हैं थोड़ा सा समझ जाइएगा, हालांकि मिटा ही देते हैं। देखिए 1 मिनट, चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने मिटाया, आगे समझिए। तो आपने समझा कि ह्वेनसांग जो था सूर्य देवता की पूजा किया, बुद्ध का भी किया और शिव का भी पूजा किया है। ठीक है, नोट में ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, जब ह्वेनसांग आया था ना तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय के यूँ लिख देंगे तो यूनिवर्सिटी समझ जाएंगे, यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे, शिलभद्र। ठीक है, आचार्य शिलभद्र, ध्यान रखिएगा कि जब ह्वेनसांग पढ़ने आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो जवाब हो जाएगा आचार्य शिलभद्र। यह ध्यान रखना, यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। समझ रहे हैं ना, ये नालंदा जो विश्वविद्यालय था किसके लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 3 देखा। ठीक है, और ये चौथा जो है चीनी यात्री, ये हम लोग पढ़ लेंगे चौथा। ठीक है, चौथा चीनी यात्री का नाम था इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग। चलिए तो इत्सिंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कर रहे हैं। देखिए इत्सिंग में लुसेंट क्या कहता है कि यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ था, भारत आया था। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आया। ठीक है, इत्सिंग भारत आया था। ठीक है, इसने अपने विवरण में क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये अपना जो विवरण दिया था उसमें नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, फिर क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोस्तों हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहेंगे आप लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, और अपने समय के भारत का वर्णन किया है, ठीक है, भारत का वर्णन। तो इसमें कुछ खास नहीं दिया, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और अपने समय के भारत का ये क्या किया था, वर्णन किया था। बस इतना ही सही इसमें दोस्तों। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग को मिलेगा अरबी लेखक और अन्य लेखक। और इसी वीडियो में कर देखा दोस्तों, आप लोग जैसे कहें दोस्तों। वीडियो तो मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया है, छोटा छोटा ही बनाया है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।